हमारी देश की अर्थव्यवस्था की हालत ऐसी है जिसको हम कह सकते हैं मुर्दे की जान खतरे में। दोस्तों आदाब है, मैं नीसम अहमद खान हिंद से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है मशहूर वकील सुप्रीम कोर्ट के रविंदर जी। रविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, खैर मकदम है। आप देख रहे हैं देश के सिनेरियो, उसके बारे में अब तो कोर्ट में भी लड़े हैं अपने इस संस्थान की तरफ से, जो मुक्ति मोर्चा है उसकी तरफ से हराया, वो नरसिम्हा राव जैसे लोगों को हराया आपने कोर्ट में जाके इसी भ्रष्टाचार की वजह से। अब तो इसको क्या कहेंगे, जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल रसातल पे है, यानी इतने के जो वर्ल्ड वार हो रहे थे तो उस वक्त भी इतनी अर्थव्यवस्था नहीं आई थी। भारत पाकिस्तान लड़ाई हुई, चाइना की लड़ाई हुई, अर्थव्यवस्था यहाँ नहीं पहुँची, जिस तरीके से माइनस पे नीचे जा रही है, इसका नहीं बढ़ने का कोई नाम नहीं है और इस सुधार का कोई अब हल भी नज़र नहीं आता है। मोदी जी के बड़े बड़े वादे थे इस तरीके से कि अर्थव्यवस्था ऐसी पहुंच जाएगी कि जाने कितने ट्रिलियन का उन्होंने 5 ट्रिलियन वो 5 कभी 5 हो जाता था, कभी कुछ हो जाता, क्योंकि जो MLA MPs को ट्रिलियन का मतलब ही नहीं पता था तो करोड़ों में बताते थे, तो वो कभी कभी मालूम है 10 ट्रिलियन भी हो जाता है हिसाब लगा। जैसे उसने कांग्रेस वाले ने पूछ लिया था पात्रा जो है वो, हाँ, कि ट्रिलियन में कितने जीरो होते थे, बस उसी पे। इस तरीके से वो बड़े ज्ञानी धानी लोग हैं उनके भाजपा में, उन्हें खुद पता नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये स्थिति जो आई है ये सुधरने लायक है कि नहीं है? ये देश की जो हालत है आज के दिन में वो ऐसी है जैसे जब कोई मरीज बहुत बीमार हो जाता है तो उसे अस्पताल ले जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं जी इसकी हालत बड़ी नाजुक है, बड़ी ख़राब है, तो इसे ICU में रखना पड़ेगा या और तरह से इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। लेकिन हम जो देश की अर्थव्यवस्था की हालत देते हैं, मैं कहूँगा कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था की हालत ऐसी है जिसको हम कह सकते हैं मुर्दे की जान खतरे में। यानी हमारी अर्थव्यवस्था जो है मुर्दे की हालत में पहुँच गई है और तब भी सरकार की एक मजबूरी है कि वो इस मुर्दे को जिंदा दिखाएं। अब जैसा कि कल आंकड़े आए कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है -23.9% नीचे चली गई है। तो मेरी एक सज्जन से बात हो रही थी, वो मोदी जी के बड़े भक्त हैं। मैंने कहा नेगेटिव -23.9% ग्रोथ है हमारी इकनॉमी की। बोला ग्रोथ तो है, इतने माइनस पे भी वो ग्रोथ शब्द को पकड़ लिया उन्होंने। अच्छा कि आप कह रहे, हम कह रहे हैं नेगेटिव हमारी जो ग्रोथ है उसको वो समझ रहे हैं ग्रोथ तो है। और देखो सब जन ने कहा है कि हिंदुस्तान की नेगेटिव ग्रोथ दुनिया में सबसे ज़्यादा है, तो हम उनमें भी सबसे ज़्यादा हैं। तो मोदी जी की वजह से हिंदुस्तान जो है कोरोना के पेशेंट में सबसे ज़्यादा है, रोज़ जो मरीज आ रहे हैं उसमें हम सबसे ज़्यादा हैं, देश में जो बेकारी और भुखमरी है उसमें हम सबसे ज़्यादा हैं, देश में जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं पूरी दुनिया में वो सबसे ज़्यादा हैं, जो बच्चे भूखे हैं वो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हैं, और हमारी अर्थव्यवस्था भी सबसे ज़्यादा गिरी हुई है हंगर इंडेक्स में भी, उसमें भी हम। जी हाँ। तो एक तरह से हम हर चीज़ में सिरमौर हैं। और जैसे कि आप कहीं कभी स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वो एक रोल ऑफ स्क्रॉल होता है जिसमें लिखा होता है भाई फलाने फलाने फलाने। तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, हमें 2 ही जगह देखना है, या तो सबसे ऊपर देखना है या नीचे देखना है। हिंदुस्तान आपको 2 में से एक जगह जरूर मिलेगा, टॉप पे भी मिलेगा, बॉटम पे भी मिलेगा, और आपकी जो है मेहनत उसमें बच जाएगी। अब सवाल ये आता है कि हमारी इकनॉमी की ऐसी हालत क्यों हुई? क्यों, ये मेन सवाल ही है। अब जब मैं कहूँ कि 24% आपकी इकनॉमी गिर गई है तो आपको झटका नहीं लगता। आदमी कहता होगा परसेंटेज का खेल है। तो परसेंटेज का खेल ऐसा होता है कि एक प्रोफेसर साहब थे मैथमेटिक्स के, तो उन्होंने नदी पार करनी थी, नदी में बाढ़ आ गई। तो नदी में बाढ़ आई तो वो जो बाढ़ थी वो 5 फीट पानी था। तो प्रोफेसर साहब ने नाप के देखा कि अच्छा 5 फीट पानी है। तो उन्होंने अपनी फैमिली का हिसाब लगाया, बोला मैं 6 फीट का हूँ, मेरी बीबी 5 फीट की है, मेरा जो बेटा है वो 4 फीट का है, मेरी बेटी जो है 3 फीट की है। जोड़ के उन्होंने कहा तो 18 फीट हो गए। 18 को उन्होंने 4 से गुणा भाग किया तो पता रहे 4.5 फीट। बोले एवरेज में जो है हम इसमें अगर बच्ची को गोद में उठा लूँ तो मैं निकल जाऊँगा। और वो जब वो निकले तो उन्होंने देखा कि ना तो उनकी बीवी उनके साथ है ना बच्चा उनके साथ है, वो दोनों पानी में बह गए। क्योंकि रूल ऑफ एवरेज जो कहता है कि उसके हिसाब से तो वो सब निकल जानी चाहिए, एवरेज में उनकी हाइट ज़्यादा थी। तो ऐसी हालत जो है देश की अब हमने कर दी है कि हम आंकड़ों को सुनकर जो है हमें डर नहीं होता। हमारी जो है ये जो रोए खड़े होने चाहिए नहीं खड़े होते। मैं आपको इसीलिए कहना चाहता हूँ कि जो आज की इकनॉमी की हालत है वो ऐसी है कि गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, अगर एक पहिया उसका निकाल दिया जाए तो वो गाड़ी चलेगी नहीं। तो आज की अर्थव्यवस्था के 3 टायर रह गए हैं, 1 टायर गायब हो गया। हम जिस कुर्सी में बैठे हैं इसके 4 पाए हैं, अगर इसका एक पाया तोड़ दिया जाए तो हम इस पर बैठ नहीं सकते जिस ढंग से बैठे हैं। अर्थव्यवस्था की हालत ऐसी हो गई है। और रिजर्व बैंक ने बड़े मज़े से कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई है।
सुकड़ कह रहे हो। अब सुकड़ना जो है ये बड़ा अजीब शब्द है। किसी आदमी को कहो कि इसका वजन 100 किलो था, अब ये 50 किलो का रह गया है, तो बजाय ये कहने के कि मरने के कगार पर पहुंच गया, हम कहेंगे जी इसकी जो बॉडी है वो थोड़ी सुकड़ गई है। सुकड़ गई है, हाँ। तो हमने जो है सुकड़ना और फैलना इनमें जो बताना जो लोगों को शुरू किया है, उससे हम ये नहीं बता पा रहे लोगों की स्थिति क्या है। 1% पे, आधे % पे आप जो है 100% भी हो सकते हैं, और अगर 1% मैं कहूँ जी आप 100% किसी चीज़ को जीत सकते हैं, और मैं कहूँ जी आप 99% जीत गए, तो आप 100% जीते नहीं, आप हार गए हैं। तो आंकड़ों का खेल जो है इस तरह का होता है, और हमारी सरकार जो है हमारे देश के लोगों के साथ आंकड़ों का खेल अब खेल रही है। अब देश की अर्थव्यवस्था जो गिर गई है, उससे आप देखेंगे कि मनमोहन सिंह के टाइम में, जब सरकार मनमोहन सिंह की थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के टाइम में हमारी अर्थव्यवस्था, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 में सरकार छोड़ी थी, तो 56,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था थी। 2007 में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन की हो गई थी, जो ट्रिलियन की बात होती है कि हमारी अर्थव्यवस्था उस समय जो 1 ट्रिलियन की हो गई थी। और 1 ट्रिलियन का मतलब ये था कि उस समय जो डॉलर का रेट था, क्योंकि हम 1 ट्रिलियन US डॉलर की बात कर रहे हैं, और हमारी अर्थव्यवस्था 2007 से लेकर 2014 में जब मनमोहन सिंह ने सरकार छोड़ी, तो 2013 में हमारी अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन की हो गई थी। तो इसका मतलब 7 साल में हमारी अर्थव्यवस्था दुगनी हो गई थी। दुगनी हो। अगर उस हिसाब से सोचे तो 2013 से 2020 में हमारी अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन की होनी चाहिए। हाँ, तो वो मोदी जी ने कहा है कितनी कर देंगे, तो 5 ट्रिलियन की हो जाती, लेकिन हुआ क्या? आज के दिन हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो 2020 में जो बजट रखा गया था गवर्नमेंट ने, जो बजट से पहले जो गवर्नमेंट बताती है आर्थिक सर्वेक्षण के जो आंकड़े दिए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि 2020 में हमारी अर्थव्यवस्था 145 लाख करोड़ रुपए की है, और अगर हम ये कहें 25% कम हो गई, तो हमारी अर्थव्यवस्था आज के दिन जो है 110 लाख करोड़ की रह गई है। और 110 लाख करोड़ को अगर हम 75 से वाला मामला फार्मूला अपनाएं, जो डॉलर का रेट है, तो हमारी अर्थव्यवस्था आज जो है 1.5 ट्रिलियन की रह गई है। 1.5 ट्रिलियन के मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है 2010 में जो है 1.5 ट्रिलियन की थी। तो हमारी अर्थव्यवस्था 10 साल पीछे चली गई है। और इस आंकड़े को इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था 145 लाख करोड़ की है, और चीन की अर्थव्यवस्था जो है अभी जो थी 1450 करोड़ रुपए की थी, तो 1450 लाख करोड़ की थी, तो चीन की अर्थव्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था से 10 गुना ज़्यादा थी। आज हमारी अर्थव्यवस्था जो है 110 लाख करोड़ की रह गई है, और चीन की 3% बढ़ के 15 लाख करोड़ की हो गई है। तो चीन की अर्थव्यवस्था 1 साल में ही, हमारी अर्थव्यवस्था पहले 1 के मुकाबले वो 10 गुना ज़्यादा ताकतवर था, तो अब जो है 6 महीने में वो हमसे 15 गुना ज़्यादा ताकतवर हो गया। तो आंकड़े जो है बड़े भयानक हैं। आंकड़े इतने भयानक हैं कि अगर हम कहें तो जो सरकार, ये आंकड़े कल जो सरकार ने जारी किए हैं, उन्होंने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा एरिया है उसमें 39.3% हमारी इकनॉमी जो है सुकड़ गई है। खान का जो मामला है, जिसमें हम कहते हैं माइनिंग का, उस माइनिंग सेक्टर में 41.3% हमारी सुकड़ गई है। हर चीज हमारा जो है जो सर्विस सेक्टर है, जिसमें होटल आते हैं और जो सर्विसेज आती हैं, वो वाली जो है 47.4% सुकड़ गई है। और जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, जो हम कारखानों में उत्पादन करते हैं, जो नई चीज़ का निर्माण करते हैं, वो जो है 51.4% कम हो गई है। यानी इतनी कमी अगर किसी उद्योग में आ गई है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हिंदुस्तान में 1000 उद्योग चल रहे हैं, तो आज के हालत में वो 600 उद्योग बंद हो गए हैं। बंद हो गए। और जो 600 उद्योग बंद हो गए हैं, वो जो हमारा IBC कोड जो गवर्नमेंट लाई थी कि जैसे ही आपकी कंपनी का बैलेंस शीट नुकसान में जाएगी, आपकी कंपनी का दिवालिया हो जाएगा और बंद हो जाएगी, तो वो 600 उद्योग बंद हो गए हैं। और आप समझ लीजिए, एक आदमी अगर 600 उद्योग उसके बंद हो गए, तो वो खड़ा नहीं हो सकता। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे आप देखें कि कोई आदमी सट्टे बाज़ार में जाकर रोज़ खेलता है, तो आज वो 3000 कमाएगा स्टॉक में, शेयर बाज़ार में, फिर वो जो है 4000 कमाएगा, कमाते कमाते मान लीजिए उसे 5 लाख कमा लिए, 2 साल मेहनत करेंगे, और एक दिन झटका लगेगा, पता लगा सेंसेक्स जो है 1000 पॉइंट गिर गया, तो उसके 5 लाख चले गए। और 5 लाख जाने के बाद अगर वो सोचे कि मैं फिर दोबारा खड़ा हो जाऊं, तो पहले तो उसको 5 लाख की जिम्मेदारी, अपनी देनदारी चुकानी है, और वो चुकाने में जो है बर्बाद हो जाएगा, और वो कभी उस बाजार में आ नहीं सकता। तो हमारे ये जो 23% है, ये 23% का झटका ऐसे है जैसे मैं कहूँ कि चलते फिरते आदमी की एक टांग काट दो। तो एक टांग कट गई तो ये नहीं है कि दोबारा टांग बाजार से मिली और आपने लगा ली। आपकी टांग कट गई तो कट गई, आप जो है डिसेबल्ड हो गए, आपके भी काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी हालत में सरकार ने इसमें एक बात बताई, जो आखिर में आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने बड़ा अच्छा तरीके से डिस्कस कर रहे हैं कि सरकार को चिंता नहीं है इस बात की, बिल्कुल उसके चेहरे पर शिकन भी नहीं नज़र आती है। सीतारमण एक्ट ऑफ गॉड कह रहे हैं इसको, यानी हमारी गलती नहीं है, एक्ट ऑफ भगवान की मर्जी थी। कोरोना पे डाल रहे हैं, कहीं किसी पे डाल रहे हैं। अगर एक कोरोना पे डलती सब चीज़, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो
अपने आप खड़ा हुआ है, जिसमें कोई अभी न कटौती हुई, न माइनस में आया है, वो कैसे खड़ा हुआ? बाकी जो सरकार के अंडर में किसी न किसी लेवल पे आते थे वो सब के सब डाउन हो गए हैं, ये क्या हो? सरकार, और हम इसी बीच हथियार पे हथियार खरीदते जा रहे हैं। ऐसा है सरकार का, मैं जो आपको बताऊं कि सरकार का बजट जो है वो हमारा जो 2020 और 21 का बजट था वो 30,40,000 करोड़ का था। 30,40,000 करोड़ में आप देखेंगे कि सरकार को जो टैक्स मिलता है, जो कहाँ से पैसा आता है, कॉर्पोरेट से आता है। कॉर्पोरेट से जैसे हमारा 6,81,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को मिलना था। डायरेक्ट टैक्स से जो आपका इनकम टैक्स है और दूसरे टैक्स हैं, उनसे जो है 6,87,000 करोड़ रुपए आना था। जो हमारी सरकार जो है इंटरेस्ट और जो और चीज़ों से मिलनी थी, जैसे हम कहते हैं कस्टम वगैरह से जो पैसा आना था वो 1,38,000 करोड़ रुपए था। जो एक्साइज से आना था वो 2,87,000 करोड़ रुपए था। और जीएसटी से जो आना था वो 14,75,000 करोड़ रुपए था। अब आप देखेंगे सरकार की रिसीट जो है 30 लाख करोड़ तो जब खर्च करेंगे जब आप पे आएगा। सरकार के पास जो है इन सब सेक्टरों में काम नहीं हो रहा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, तो वहाँ पर टैक्स नहीं आ रहा। कस्टम का जरूर जो हमारे पास टैक्स आ रहा है, लेकिन जो हम कहें डिसइन्वेस्टमेंट का जो बेच रही है सरकार, उसका कुछ पैसा आ रहा है, लेकिन ना तो उसको जीएसटी का टैक्स आ रहा, ना डायरेक्ट टैक्स आ रहे जो लोगों से जो कॉर्पोरेट टैक्स और दूसरे इनकम टैक्स वगैरह आना था। तो सरकार के पास सिर्फ 4 लाख करोड़ रुपए आए हैं अभी तक। जो 6 महीने में 15 लाख करोड़ रुपए आने थे सरकार के पास बजट के हिसाब से, जी। वो 4 लाख करोड़, आधे से भी कम आए हैं। आधा की नहीं, वो भी वो जो मेजर पोर्शन है वो है जो इन्होंने हवाई जहाज बेचे हैं, इन्होंने जो हवाई अड्डे बेचे हैं, इन्होंने जो रेलवे बेची है, घर का सामान जो अडानी अंबानी को बेचा है, हाँ। उसमें जो पैसे आए हैं वो पैसे गवर्नमेंट के पास आए हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक तरह से दिवालिया है और उसी नोट छाप रही है। रिजर्व बैंक उसे नोट छाप के दे देता है। क्यों 2000 के तो बंद कर दिए? 2000 के नोट तो इसे बंद कर दिए गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट के पास वो नोट छापने का जो कागज है वो कागज नहीं होता, वो बेसिकली एक जो कपड़ा होता है, कपड़े वाला कागज होता है, उसमें कागज कपड़े का रेशा होता है, और वो जो रेशा है वो जिस कंपनी से आता है उसे हिंदुस्तान को वो कपड़ा देने से मना कर दिया है। तो जब हमारे पास वो पर्टिकुलर साइज का या पर्टिकुलर ब्रांड का जो है कागज ही नहीं है, तो हम इसे 2000 का नोट नहीं छाप पा रहे। और कोई मजबूरी नहीं है इस गवर्नमेंट की, क्योंकि उसको पैसे देना है। मुझे एक चुटकुला याद आता है बड़ा अच्छा, कि कंपनी बड़ी नुकसान में चलती थी, तो सेक्रेटरी आया, अकाउंटेंट आके बोला साहब इस बार कमाल हो गया। उसने क्या कहता है, हमारी कंपनी जो है उसका जो बैलेंस शीट है उसमें हम प्रॉफिट में आ गए। मालिक बड़ा खुश हुआ, बोला प्रॉफिट में आ गए तो तुरंत स्टेटमेंट टाइप करो और इसकी टाइप करके कॉपी जो है जितने भी हमारे जिन लोगों से हमने पैसा देना है उनको भेज दो। तो वो खड़ा रहा, उसने कहा जी उसके लिए हमारे पास हम नहीं भेज सकते। उसने क्यों नहीं भेज सकते? कहता है हमारे जो टाइप राइटर है उसमें रिबन नहीं है। तो उसने रिबन नहीं है, अब तो कंपनी हमारी फ़ायदे में चल रही है। तो बोला रिबन आएगा 40 रुपये का। उसने फिर कहता है अगर 40 रुपये का हम खर्चा कर देंगे तो कंपनी फिर नुकसान में चली जाएगी। तो इतना थिन मार्जिन है कि कंपनी जो है पता चला 38 रुपये के फ़ायदे में चल रही थी। तो वही भारत सरकार का हाल है। भारत सरकार का ये हाल है कि एक तरह से समझेंगे कि मैं आपको विटामिन ना खिलाऊं, रोटी ना खिलाऊं, खाना ना खिलाऊं, कहूँ भाई तू जो है रोज़ जो है कॉस्मेटिक्स लगा लिया कर, क्रीम पॉलिश लगा के अपने बाल वाल बनवा के आ जाया कर, तू बड़ा सुंदर लगेगा। तो आप देखिए इनहेरेंट जो वीकनेस है उसको आप खाने से दूर कर सकते हैं, असली मुद्दे को पहचान कर दूर कर सकते हैं। आपके चेहरे पे अगर मैं नेल पॉलिश लगा दूँ, मुखौटा लगा दूँ, तो उससे आप स्वस्थ नहीं हो सकते। सरकार का कोई फार्मूला नहीं है इसको बढ़ाने के लिए? फिलहाल तो दिखाई नहीं देता। ऐसा है, सरकार के पास जो फार्मूले देने वाले लोग हैं वो सिर्फ एक आदमी है। ये एक आदमी की टांग पे खड़ी सरकार है, वो मोदी जी हैं। वो तो सर अब एक बेचारे मोदी जी कितना काम करेंगे? वो कोरोना से भी लड़ेंगे, खिलौने भी खरीदवाएंगे, लोगों को कहेंगे मन की बात में तुम जो है कुत्ते पाल लो, मोर को दाना, फिर मोर को भी दाना खिलाना है, बत्तखों को भी खिलाना है, और उन्हें जो है कई बार जो है अलग अलग ड्रेस में भी पहनना है। तो आधा टाइम तो उनका ड्रेस पहनने में, तैयार होने में ही लग जाता है। अब उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली है तो उस पर कंघा भी करना पड़ेगा, पहले नहीं करना पड़ता था। तो एक आदमी पे आपने सारा वोट डाल रखा है। मैं कहूँगा कि 138 करोड़ लोगों का देश जो है मोदी जी के साथ जो है अत्याचार कर रहा है। क्यों? उन पे विश्वास किए पड़ा है? नहीं, उन पे विश्वास का, उन पे सारी जिम्मेदारी उन्होंने डाल दी है। और इसीलिए मोदी जी इतने परेशान हैं आप समय कि वो जो है वो भी उन्होंने भी सोच लिया, लोगों को उन्होंने एक मंत्र दे दिया, आप आत्मनिर्भर रहो। आत्मनिर्भर रहोगे तो मेरे बारे में नहीं सोचोगे, मैं आपके बारे में नहीं सोचूंगा। आप अपने कमरे में ठीक रहो, मैं अपने कमरे में ठीक रहूँगा। बाद में पता चलेगा 2 साल बाद कि हम कहाँ पहुँचे। तो देश जो है आज की हालत जो है देश की ये हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी देश की हालत बताने के लिए। क्या इतने ज़्यादा आत्मनिर्भर हो गए कि हमें देश की फिक्र नहीं है, अपनी फिक्र है। इसी के साथ हम फिर लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर रविंदर जी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।